तो आज हम बात करेंगे नानी पालकीवाला के एक लेख के बारे में, जो उन्होंने लिखा तो था 1994 में, लेकिन आज भी वो उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा सच लगता है। यह हमारे ग्रह, हमारी धरती की सेहत के बारे में एक चेतावनी है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन हो सकता है? शेर? शार्क? जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, और ये आपको चौंका सकता है। तो इसका जवाब मिलता है ज़ाम्बिया के एक चिड़ियाघर में। वहां एक पिंजरे के बाहर लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, पर पिंजरे के अंदर कोई जानवर है ही नहीं, सिर्फ एक आईना है। और ये आईना हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारे ग्रह की जो हालत बिगड़ रही है, उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है। और इसी एहसास ने, इसी समझ ने दुनिया भर में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव डाली। ये बदलाव सामने आया ग्रीन मूवमेंट यानी हरित आंदोलन के तौर पर, जिसने पूरी दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। वैसे ये जो आंदोलन था, ये कोई अचानक से नहीं आया। पालकीवाला के लेख से करीब 25 साल पहले ही 1972 में न्यूजीलैंड में दुनिया की पहली ग्रीन पार्टी बन चुकी थी। तो मतलब ये सोच धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमा रही थी। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि पहले हम धरती को बस एक मशीन समझते थे जिसके पुर्जे अलग अलग हैं, लेकिन अब नजरिया बदल गया। अब हम इसे एक जिंदा चीज, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखने लगे हैं। ये सोच में उतना ही बड़ा बदलाव था जितनी बड़ी कॉपरनिकस की क्रांति थी। तो इस नए नजरिए ने एक बात साफ कर दी, ये जो हमारी धरती है, ये एक जिंदा चीज है और इसकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी प्रक्रियाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें ये मानना होगा कि हम इसके मालिक नहीं हैं, हम तो बस इसका एक हिस्सा हैं। तो अगर हम धरती को एक मरीज माने, एक जीवित प्राणी माने, तो सवाल उठता है कि आज उसकी सेहत कैसी है। चलिए देखते हैं कि उसकी हेल्थ रिपोर्ट, उसके वाइटल साइंस क्या कहते हैं। देखिए, लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी किताब में धरती के 4 बहुत जरूरी बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में बताया है। ये हैं फिशरीज, यानी जहां से हमें मछलियां मिलती हैं, हमारे जंगल, घास के मैदान और हमारी खेती की जमीन। असल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन्हीं 4 चीजों पर टिकी है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन सिस्टम्स पर हमारा दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है, हमारी मांगें इतनी बढ़ गई हैं कि ये अब जवाब देने लगे हैं। ये सिस्टम्स अब ढहने की कगार पर हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस सिचुएशन को एकदम सही बयां करती है। जंगल इंसानों से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके पीछे पीछे। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि अगर हम जंगलों को खत्म करते रहे तो आखिर में हमें क्या मिलेगा। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, आंकड़े देखिए। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जेम्स स्पेथ के मुताबिक हम हर सेकंड, जी हाँ, हर 1 सेकंड में 1.5 एकड़ जंगल खो रहे हैं। जरा सोचिए ये कितनी तेज रफ्तार है। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ हालात और भी चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर साल करीब 37 लाख एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन पालकीवाला का मानना था कि असल आंकड़ा इससे 8 गुना ज्यादा भी हो सकता है। और ये जो तबाही है, ये सिर्फ जंगलों तक ही सीमित नहीं है। उस समय एक यूएन स्टडी ने भी चेतावनी दी थी कि जिन 88 देशों की जांच की गई, उनमें से कईयों में पर्यावरण की हालत गंभीर है। मतलब ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। तो सवाल फिर वही आता है, इस सारी तबाही की जड़ क्या है? इसका कारण क्या है? और जवाब हमें वापस उसी आईने के पास ले जाता है। चलिए जरा दुनिया की आबादी पर एक नज़र डालते हैं। दुनिया की आबादी को 1 अरब तक पहुंचने में 10 लाख साल से भी ज्यादा लग गए। सोचिए कितना लंबा समय। फिर सिर्फ 100 साल में, यानी 1900 तक, ये 2 अरब हो गई, और 1994 तक ये आंकड़ा 5.7 अरब पर पहुंच गया। ये जो आबादी का विस्फोट हुआ है, यही हमारे ग्रह पर सबसे ज्यादा दबाव डाल रहा है। पालकीवाला एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। उनका तर्क है कि असल चुनाव जनसंख्या पर काबू पाने और गरीबी को हमेशा बनाए रखने के बीच है, क्योंकि ज्यादा बच्चों का मतलब ज्यादा काम करने वाले हाथ नहीं, बल्कि अक्सर ज्यादा बेरोजगार लोग होता है। तो ठीक है, हमने समस्या देख ली, उसके कारण भी समझ लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है, क्या किया जा सकता है।
ये वो मोड़ है जहां हमें जिम्मेदारी की बात करनी होगी। इसका हल छिपा है एक आइडिया में, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। 1987 में इसे काफी बढ़ावा मिला। इसका सीधा सा मतलब है, ऐसा विकास करो जो आज की ज़रूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों से कोई समझौता न करे। मतलब उनके हिस्से के संसाधन हम आज ही खत्म न कर दें। तो अब ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। हमें इस ग्रह का अच्छा प्रबंधक बनना होगा, एक जिम्मेदार ट्रस्टी बनना होगा, ताकि जो विरासत हमें मिली है वो हम आने वाली पीढ़ियों को सही सलामत सौंप सकें। मार्गरेट थैचर ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर मालिकाना हक नहीं है। हम सबके पास बस एक लाइफ टेनेंसी है और साथ में इसे पूरी तरह से ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी भी। मतलब हम यहाँ मालिक नहीं, बस किराएदार हैं। और अंत में लेस्टर ब्राउन के शब्द, जो शायद इस पूरी बात का निचोड़ हैं। ये धरती हमें अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और जब कोई चीज़ उधार ली जाती है तो उसे लौटाना भी पड़ता है। अब सवाल बस यही है कि हम ये उधार कैसे और किस हालत में चुकाएंगे। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।